Namaste and welcome everyone. I am CA Pranav Manke and this is my colleague and co-faculty CA Prasad Zavre. Hello everyone. Today is a special day for Ekathon camp. We are sitting down with three of our students who perform exceptionally well at CA foundation level. First, we have Bhavya Tandia. He has secured AIR All India rank 20 and has scored 341 marks out of 400. Next is Mahi. She scored 340 marks and she missed her All India rank just by 1 mark. And we have Mr. Ishan Dengre who has been with us for the longest time. He's been with us from 11th standard and he has scored 310 marks in CA Foundation. Let's dive right in. Bhavya, Mahi, Ishan, congratulations to all of you. Thank you, sir. First things first, Bhavya, AIR 20, 341 का स्कोर क्या लगा जब रिजल्ट देख रहे थे? तो सर जब मैंने रिजल्ट देखा मैं बहुत खुश था कि 341 मार्क्स, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड था। एंड देन बारी बारी साइड को रिफ्रेश करा था कि 341, फिर फाइनली 341 मुझे ऐसा समझा कि 341 तो मतलब एक बहुत ही अच्छा स्कोर है। उसके बाद मेरी बहन ने मेरिट लिस्ट चेक करी तो उसमें समझा कि मुझे रैंक 20 भी है। तो आई वॉज लाइक वेरी एक्साइटेड। मम्मी बहुत खुश थी, पापा को फोन किया, पापा भी बहुत खुश थे, पूरे घर वाले एकदम कि ऑल इंडिया रैंक 20, तो सब बहुत एक्साइटेड थे और खुश भी थे बहुत। और मुझे याद आ रहा है मैं था रिजल्ट में, मैं था लेक्चर के अंदर और तेरा फोन आ रहा था एंड यू वांटेड टू स्पीक टू मी। यस। और मैं फोन कट कर रहा था, फिर भी तू वापस वापस फोन लगा रहा था। हाँ सब मुझे समझा। मैथ्स में 98 स्कोर, भाई साहब मैं भी एकदम चौक के रह गया। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। तब कैसा लगा मैथ्स में 98 देख के? स्पेशली सबसे पहले मतलब मैंने सक्सेसफुल देखा, उसके बाद मैं मैथ्स के रिजल्ट देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मुझे पता था पेपर बहुत अच्छा गया है। मैं सबसे चेक किया 98, मेरी बहन तो एकदम मतलब मम्मी पापा सब 98, मतलब बहुत अच्छा स्कोर, मतलब बहुत एक्साइटेड था मैं, हैप्पी था बहुत। गुड टू हियर। Mahi, 340, 1 mark away from the rank. राइट मुझे याद है जब तूने मुझे फोन किया लेक्चर, आई वाज आल्सो इन लेक्चर, तूने 340 बोला तो मैंने तेरा फर्स्ट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था रैंक कितनी है, एंड यू टोल्ड मी सर रैंक 1 मार्क से मिस हो गई. ऑब्वियसली what was your reaction when you actually saw the result? I was disappointed for a moment, but तुम्हारी रिएक्शन क्या थी जब तुमने वो 340 का रिजल्ट देखा? तो 340 देखा था तब तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आई वाज़ रियली हैप्पी विद द स्कोर एज़ अ होल। देन आई चेक द मेरिट लिस्ट, तो उसमें रैंक तो नहीं आया बट इट वाज़ ओके। आई लाइक अ फ्लीटिंग 5 सेकंड्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, बट आई फील इन द एंड what I tried and what I got, I was very happy with it. So 340 I was very happy with it. एंड अकाउंट्स में यू स्कोर्ड 85 मार्क्स. इट इज वन ऑफ योर गुड परफॉर्मिंग सब्जेक्ट. तो जब तूने वो 85 मार्क्स देखे तो तेरा क्या रिएक्शन था, मतलब उसके पीछे? I feel like all of my exams went well, except for a little bit for law. But then I was I was anticipating a good result in every subject. So after maths and eco, accounts was the next best subject, and I feel like the amount of effort that I put into accounts, it reaped good results. So I was very happy with accounts. ईशान तुझा स्कोर 310 आहे आणि तू आमच्यासोबत फॉर द लॉंगेस्ट टाइम आहे. 11वी पासून आपण एकामेकाला भेटतोय. रिझल्ट बघितल्यावर तुझी काय प्रतिक्रिया होती पहिली? सर मला खूप आनंद झाला. मी मम्मीला, पप्पांना सगळ्यांना फोन केले. घरी नव्हते कोणी, मी एकटाच होतो. माझा एक मित्र होता घरी. त्याच्यासोबत मी रिझल्ट बघितला. मग तुम्हाला फोन केला, सरांना फोन केला. जेवढे एफर्ट्स घेतले होते तसाच रिझल्ट आला आणि ते बघून बरं वाटलं. मला आठवतंय तू मला मेसेज केलास, मी तो रिझल्ट नोटीस केला. हां आणि मी 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 मनात त्यांना रिॲक्शन दिली आणि तुला रिप्लाय करायला विसरलो. अर्ध्या तासाने परत मेसेज केलास तू, की सर बघितलं का? एकदम अमेझिंग. पण आणि माझी रिॲक्शन ह्यावेळेस माझा त्याला रिप्लाय एकदम प्रॉम्प्ट होता. पण ह्या वेळेसच होता फक्त तुमचा. नाही तर ट्रेड हिस्ट्री म्हणजे आहार. ठीक आहे. now here is something interesting. All three of you have been with Ekathon camp since different length of time. Ishan from 11th, Bhavya from 12th, and Mahi, you had with us only for CA foundation level. Let's talk about that journey now. ईशान, तू 11वी पासून Ekathon camp सोबत आहेस, तर 11चा तुला 12th आणि फाउंडेशनसाठी कसा फायदा झाला? सर 11वीत आपण जे म्हणजे तुम्ही जे एकदम सगळे बेसिक्स क्लिअर करून घेतले होते, अकाउंट्सचे झाले, मॅथ्सचे झाले, त्यांचा खूप फायदा झाला फाउंडेशनला. म्हणजे असं नवीन काही शिकण्याची गरज वाटली नाही. त्याच्यावर फक्त डेप्थ वाढवत गेलो. रिव्हिजन्स म्हणजे फाउंडेशनमध्ये फक्त रिव्हिजन करतो असं वाटत होतं.
आपण जेव्हा अकाउंट्समध्ये किंवा मॅथ्समध्ये करत होतो तेव्हा. म्हणजे आपण त्याला म्हणतो कॅपिटलाइज करतो. कॅपिटलाइज हा, म्हणजे तू बेस 11 मध्ये चांगलं झालं, त्याच्यावर तू कॅपिटलाइज केलं. या That is exactly our logic behind the 11th, 12th, and CA foundation continuum. You build once, build right, rest everything is just revision. आते भव्य के पास. भव्य, तू हमारे साथ 12th स्टैंडर्ड एंड CA फाउंडेशन के लिए है. तो 12th का CA के लिए कैसा फायदा हुआ? तो बहुत सारे टॉपिक्स 12th और फाउंडेशन में ऐसा इंटरसेक्ट कर रहे थे। अकाउंट्स के बहुत हो गए, इको के हो गए, मैथ्स के भी हो गए। तो जब मतलब HSC में पढ़ा था तो समझ रहा था कि मतलब पता ना आ रहा है कि फाउंडेशन में बहुत इससे कंसेप्चुअली तो डिफिकल्टी होने वाली है। तो धीरे-धीरे HSC में कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाते-लाते एंड देन फाउंडेशन के प्रॉब्लम्स को टैकल कर पा रहा था मैं। तो आई बिलीव HSC ने मतलब थोड़ा फाउंडेशन बिल्ड किया है एग्ज़ाम के लिए। तो बेसिकली HSC एक ट्रेलर था और पूरी पिक्चर फाउंडेशन की. यस, डेफिनिटली। Mahi, unlike Bhavya and Ishan, you joined us for Say Foundation only. So, what was your experience all about? I felt like the CA Foundation batch here was a complete package. I never felt like I was missing out on anything, and no matter what backgrounds everyone had here, everyone was on the same page somehow, and it worked really well for me. Here, CA Foundation was a complete package, as in that all the basics and the advanced problems were tackled in an equally attention to detail manner. Okay, so joining only for Say Foundation helped you a lot, and you thought you were completely equipped with that. Absolutely, this was a complete package, and that's what convinced me to be here. Okay, so let's talk about all the subjects for a moment. I'll each ask you about maths, and sir will talk about accounts, eco and law. भव्य मैथ्स में आई स्टार्ट विथ यू क्योंकि मैथ्स में 98 मैं तो बहुत बार इसको मिल करने वाला हूँ कि व्हाट वाज योर ओवरऑल अप्रोच फॉर मैथ्स. तुमने कैसे पढ़ाई की एंड हाउ हाउ डिड वी हेल्प एंड हाउ डिड यू हेल्प योरसेल्फ, पूरा एक उसके बारे में. एंड देन ऑब्वियसली ऑल ऑफ बोथ ऑफ यू कैन ऐड ऑन टू इट. तो मैथ्स में आई बिलीव कि जो चीज़ में मैं ज़्यादा ध्यान देता था वो था कि क्लास में आई यूज्ड टू गेट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ताकि मैं घर पे जाके जितने भी क्वेश्चन है वो खुद से सॉल्व कर सकता हूँ. पर जैसे कि क्या होता है नॉर्मली कि तुम क्लास में अगर अच्छे समझोगे, क्लास में तुम क्वेश्चन कर रहे हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई नहीं तो घर पे खुद से नहीं कर सकते. तो इसलिए आई बिलीव कि सबसे ज़्यादा क्लास में यू नीड टू गेट द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और उसमें मंत्रास ने मुझे बहुत हेल्प किया है. आई मीन एग्जाम के भी एक दिन पहले मैंने कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस तो करे नहीं, मैंने मंत्रास ही एक बार फटाफट पढ़ी थी पूरी क्विक रिविजन के लिए. बहुत ही मतलब आई बिलीव मुझे तो बहुत हेल्पफुल करी. तो आई बिलीव कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आनी चाहिए एंड देन तुम प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे जितनी चाहिए. बहुत सोर्सेज है, MTBs, RTBs वगैरह, तो वो ठीक है. माही. I feel like जो मेरे स्कोर का बैकग्राउंड था, it was not like that always कि 95 मेन एग्जाम में तो आ गए, but it was a series of a lot of previous tests where I mapped my progress with every test. After every test, I used to look at one chapter and then go through mantras, as he said, solve questions related to it, and try to improve one chapter every test, and that helped me really build a very positively inclined slope for my maths at least results. And I feel like that really helped me along with conceptual clarity, mantras and everything. I feel like constant practice is very important so that you don't forget anything, and like the concepts keep revising itself. नाही. सर, मी लास्ट मिनिटसाठी तर मंत्रासच सापडली होती, कारण की एवढी मोठी मॉड्यूल वाचणं तर ते शक्य नाहीच आहे एक दिवसात. आणि एक्झाममध्ये मी तुम्ही ते मेथड सांगितली होती, राउंड वाईज क्वेश्चन सॉल्व्ह केले पाहिजे. राउंड 1 इज बेसिकली सोपे क्वेश्चन्स, राउंड 2 इज थोडे ज्यांना काही फॉर्म्युला ॲप्लिकेशन वगैरे, आणि राउंड 3 की ज्यांना खूप विचार करायला लागतो. त्यांनी काय होतं की सर कॉन्फिडन्स बूस्ट होत गेला, जसे-जसे क्वेश्चन संपत होते पेपरमध्ये, आणि लास्टला फक्त थोडेच क्वेश्चन राहिले होते आणि टाईम पण होता ते सॉल्व्ह करायला, विचार करायला. सो त्यांनी खूप हेल्प केलं. नाईस. आता मी एक गोष्ट सांगू इच्छितो या ठिकाणी की ईशान हॅज बीन हेल्पिंग मी ओव्हर द पास्ट 1 मंथ टू क्रिएट द न्यूअर व्हर्जन ऑफ द क्लास नोट्स. आणि त्याला आम्ही एक असं काय म्हणतात त्याला ग्रंथ असं नाव दिलेलं आहे. दॅट आय वॉन्ट ईशान टू टॉक टू अस अबाउट. सर, पहिले तर मी खूप एक्सायटेड आहे ज्युनियर्ससाठी, की त्यांना आपण जे नोट्स देणार आहेत तुम्ही बनवलेले. आपण याच्यात एक वर्कबुक टाईप बनवलं आहे, की ज्याच्यात आपण काही मुलांसाठी सॉल्व्हिंगसाठी आणि जे इम्पॉर्टंट फॉर्म्युलाज आहे ते ब्लँक ठेवलेले आहेत, ज्यासाठी मुलं लिहितील आणि त्यांना लक्षात राहील की आपण काय लिहिलं होतं बेसिकली. मेन आपला मोटिव्ह तर हाच होता, की क्लासमध्ये जो टाईम लागतो मुलांना नोट मेकिंगसाठी तो कमी व्हावा. आणि मुलांसाठी काय होईल, की त्यांना सरांकडे लक्ष देणं, सर काय बोलतात ते सगळं लक्ष देणं सोपं होईल, रादर दॅन की सरांनी काय लिहिलं आहे आणि ते आपण नोटबुकमध्ये लिहून घ्यावा.
ठीक आहे. सो आय एम ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट इट. त्यांचं कसं आहे इट्स करंटली इन जस्ट इन डिप्लॉयमेंट. कसं होतं तुम्हाला मी तुम्हाला सांगेनच ऑब्व्हियसली. आता अकाउंट्स बद्दल बोलूया. यू ऑल हैव स्कोर्ड मोर देन 80 मार्क्स इन अकाउंट्स. सो अकाउंट्स के लिए एग्जैक्टली तुम्हारा अप्रोच कैसा था? इसे स्टार्ट करते हैं. I feel like accounts was the strongest subject which stayed strong throughout the year, because once you get the concepts clear, which we did in class and we referred to the module and everything basically, then all you have to do is practice questions. And your question bank was used so much that by the end of like till the day of the exam, if I looked at a question, I knew कि इसमें क्या करना है वगैरह, and orally solve करके 1.5 days में हो गया था पूरा book. So I feel like concepts and then practice a lot is just the key to accounts. यस, तुम लोग बाकी लोग ऐड कर सकते हो. तो मुझे अगर मेरा देखा जाए स्पेशली, तो मैं कैसे करता था कि मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मैं फर्स्ट डे से मार्क करता हुआ था, और जब आप टेस्ट देते थे तो उसके जस्ट पहले सिर्फ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिए थे. एंड देन और वही मैं बोला कि मतलब 1.5 डेज में पूरी बुक सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाओ उनके, उसमें क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूरा चैप्टर सब कवर हो जाता है, तो उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है. एंड देन तुम आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. वैसे जो आपकी बुक थी उसमें तो मॉड्यूल के, आरटीपी के, एमटीपी के सब क्वेश्चन थे, तो और कुछ करने की एडिशनली मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं. तो आई बिलीव वो बुक में से बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई मेरी. एंड देन प्रैक्टिस तो एज माही सेड की प्रैक्टिस तो इट रिक्वायर्स, अकाउंट्स रिक्वायर्स प्रॅक्टिस अलॉट. मला आठवतंय ज्यावेळेला रिव्हिजन करायला बसायचे लायब्ररीमध्ये, तेव्हा एक कुठेतरी क्वेश्चन कोणातरी अडला असेल आणि कोणीतरी बबेकडे घेऊन आला क्वेश्चन, आणि बबे किंवा आपले बाकी स्टुडंट्सकडे, तर हा क्वेश्चन बघूनच क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर वॉट एव्हर, म्हणजे एवढं त्यांना त्याचं कंठस्थ झालं होतं की हे दीज आर द ॲडजस्टमेंट, दिस इज द सोल्युशन, हे असं असं कर होऊन जायचा तो प्रश्न असे. भाई म्हणजे इट इज रिअली व्हेरी वाखाणण्याजोगं आहे की सगळ्या मुलांना पण तुमच्या बरोबरीनं एवढं असं परफेक्ट रिकॉल आला होता त्या क्वेश्चन्सचं. सर मी पण इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स मार्क करणं, काय इम्पॉर्टंट ॲडजस्टमेंट्स मार्क करणं, हेच फॉलो केलं होतं. आणि लास्ट डेला ते इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्सच रिवाईज केले. आणि ती माझी बुक पण मी खूप वेळेस रिवाईज केली होती आपली अकाउंट्सची. मग ती लास्ट दिवशी माझी पण ती खूप ओरली पूर्ण बुक सॉल्व करून झाली होती. आणि प्रॅक्टिसच अकाउंट्समध्ये मी ते सांगेल. जनरली आपण काय फॉलो करतो सर, ज्यावेळेस आपण 12वीला एखादा सब्जेक्ट शिकवतो, लाईक एक्झाम्पल ॲडमिशन ऑफ पार्टनर शिकवलं, तर मी त्यांना आहे ना फाउंडेशनचे होमवर्क देऊन टाकायचो की तुम्ही आधीच ते सॉल्व्ह करा. 12वीचे जे मुलं आहेत जे फाउंडेशनला देखील आहेत, आणि ज्यावेळेस मी फाउंडेशनला पुन्हा स्क्रॅचपासून शिकवायचो, त्यांच्यासाठी ते रिव्हिजन टाईप होत असेल. आणि आय होप ह्या गोष्टीचा मुलांना नक्कीच फायदा झाला असेल. करेक्ट. लेट्स टॉक अबाउट इको नाउ. लाइक यू ऑल हैव स्कोर्ड मोर देन 85 मार्क्स इन इको. तो इको के लिए कैसे प्रिपरेशन था, उसके लिए क्या एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी थी तुम लोगों की? ईशान. सर मी लास्ट डे रिव्हिजनसाठी तुम्ही ते लॅम्प वापरलं होतं. आणि क्लासमध्ये पण आपण मॉड्यूल रेफर करत होतो. आणि मी पण घरी जाऊन 2दा-3दा वर्षातनं पूर्ण सगळे चॅप्टर्स 3 टाइम्स तर माझे नीट वाचून झाले होते. आणि इकोमध्ये कसं आहे, तुम्ही जेवढे क्वेश्चन सॉल्व्ह कराल ना तेवढी चांगली गोष्ट आहे तुमच्यासाठी. की मग नंतर तुम्हाला लक्षात येतं की क्वेश्चन बघूनच की याच्यातले ऑप्शन्स काय असणार आहे आणि कोणतं ऑप्शन बरोबर असणार आहे. I feel like same, like as he said that last minute revision ke liye LAMP was really good. Your handwritten notes were amazing for conceptual clarity. So once the concepts are cleared, then there are thousands of questions to practice. I feel like once you get the concepts cleared totally, then you can move on for variety question solving. And as we referred the module in class as well, I feel like the module is very important for like you can reach till 70 by just referring to questions as a large. But then I feel like the rest 30 are attributed to the module only. So you need to go through the module at least twice, like throughout your preparation, so that at least you know कि ये कहीं तो था, and then you can solve in the exam. सर इको में तो आई बिलीव कि मतलब ऑब्वियसली हैंड रिटन नोट्स और मॉड्यूल रेफरेंस तो काम आया ही, बट मुझे ज़्यादा तो होता कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जितने तुम प्रैक्टिस करो, बिकॉज इको में देर आर सम चैप्टर, जैसे कि लास्ट का इंडियन इकोनॉमी करके मतलब चैप्टर्स है, उसमें रिपीटेड क्वेश्चन थोड़े कम ही होते हैं. तो मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, अगर तुम बहुत सारे क्वेश्चन एक बार देख लोगे तो ऑब्वियसली मतलब तुम लोग को समझ जाएगा क्या क्या आंसर्स है वगैरह. तो आई बिलीव कि एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन निकल प्रोसेस हो सकता है. और हैंड रिटन नोट्स तो ऑब्वियसली मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो बहुत हेल्प किया ही है.
तर मला ॲड करून सांगतो, की तुम्हाला माहिती आहे का नाही मला माहीत नाही. ह्यांचं सगळ्यांचं शेवटच्या 1.5 दिवसामध्ये 1.5 डेज ऑफ इको आय थिंक अबाउट 1 डेमध्ये त्यांचं ऑलमोस्ट तुमचं लॅम्प कव्हर करून झालं होतं. आणि मग ते यांना असं झालं होतं, की अजून क्वेश्चन तर ह्या सगळ्या मुलांनी मिळून माझं प्लॉट वापरून हां. तुमचेच सगळे रिसोर्सेस यूज करून किंवा सगळे रिसोर्स यूज करून अजून 1000-1500 क्वेश्चन्स काढून ते परत त्यांनी प्रॅक्टिस केले होते. म्हणजे एआय का भी पूरा इस्तेमाल अच्छे से ये हमारे स्टुडंट ने इस साल किया है सर. आणि त्यांच्यामुळे मी आता यूज करायला चालू केलंय. प्रिसाइजली. त्यानंतर मी स्वतः सबस्क्रिप्शन घेतलंय आणि आता मी जे इकोचे जे मी तुम्हाला रिसोर्स बुक दिलतं, जे इन्स्टिट्यूटचे सर्व कंपायलेशन आहे, ते मी आता चॅप्टर वाईज आणि त्याच्यामध्येही Topic wise. कन्सेप्ट वाईज असं कंपाईल केलंय आणि काही अडलं तर सर आणि आपला अक्षय. अक्षय काय असं त्या दोघांना विचारतो आणि ते हेल्प मी अलॉट आणि आता ऑलमोस्ट ते रेडी पण झालं. म्हणजे कसं आहे की युझिंग एव्हरीथिंग ऑल रिसोर्सेस अवेलेबल टू अस इज वॉट अवर मेन एम इज इन द अकॅडमी. ऑब्व्हियसली वी आर ऑफ दिस ऑलवेज गोइंग टू बी देअर. आणि जे काही तुम्ही स्वतःहून करू शकता ते पण तुम्ही स्वतःहून जास्त इनिशिएटिव्ह घेऊन तुम्ही अभ्यास आणि मेहनत घेतली तरच हे चीज आहे ॲक्च्युली. मी आता सर एलिफंट इन द रूम ब्रीच करतो. मे 2026 CA फाउंडेशन लॉ सब्जेक्ट. मला पर्सनली 4-5 मुलांचा फोन होता, सर नाही हो सर, लॉचा पेपर इतका घाणेरडा होता, परत जाऊ का मी पुढच्या पेपरला. सो काय बोला सर अहो सब 80 ओनली 80 क्वेश्चंस, 80 मार्क्स हैव अटेम्प्टेड, 70 मार्क्स हैव अटेम्प्टेड, 90 मार्क्स हैव अटेम्प्टेड, व्हाट टू डू. मग भैया तुम्हें ऐसा कुछ फीलिंग आया था कि अरे सर नहीं सर मुझे आई डोंट नो. सर एक्चुअली जब मैं जा रहा था वापस तो मतलब सोचना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं सोच रहा था लॉ के बारे में कि पेपर तो मतलब अच्छा ऑब्वियसली मेरा भी नहीं गया था, क्योंकि मैं टाइम की तो कमी पड़ी थी एंड देन क्वेश्चन भी बहुत बड़े थे. बट देन फिर मतलब मुझे मैथ्स देने का बहुत ज़्यादा वो था कि मैथ्स का एग्जाम तो देना ही है. लॉ का जैसा भी जाए कैसा भी जाए, मैं था कि मैथ्स तो एक बार अटेम्प्ट करना ही है. तो फिर वो मोटिवेशन तो था आगे मैथ्स का. बाकी तो फिर मतलब पेपर तो इतना कुछ खास गया नहीं था, पर मैथ्स की वजह से मतलब मुझे था कि आगे का पेपर देंगे, भाड़ में जाए लॉ पर. हाँ मैडम. I feel like law was the toughest paper in our attempt, and the paper was very lengthy. It was a book in itself. The questions were not getting over, they were essays itself. So after I somehow completed the paper, but it was not like as good as I had expected law to go, because I had practiced a lot. But whatever, I feel like leave it. We'll forget about this and just focus on giving the other papers, so that if unfortunately something happens with law, the other subjects will save it. ईशान आपला पण आठवतंय मला. मला पण आठवतंय. मी तेच आता मॅथ्ससाठी पण एक्सायटेड होतो, कारण की मॅथ्सची चांगलं प्रिपरेशन झालं होतं. सो मी खूप ट्राय केलं की लॉचा पेपर जसाही गेला विसरायचं त्याला आणि मॅथ्स आणि इकोवर फोकस करायचे. तुम्ही सांगितलंच होतं मला फोनवर, त्याच्यामुळे एवढं काय मला हे वाटलं नाही लॉच्या पेपरमुळे. नहीं एक्चुअली लॉ मैं खुद एज ए टीचर मैं बोलता हूँ ऐसा पेपर राइट मैं खुद लिखना नहीं पसंद करूँगा. ऐसा पेपर था एंड सबकी रिएक्शन थोड़ी बहुत हाँ. हाँ. लेकिन एक चीज़ है कि वही तो सीखना इंपॉर्टेंट है कि उस पेपर को वहाँ पे छोड़ देना एंड आगे के पेपर की तैयारी करना, दैट इज वन की टू सक्सेस. आई होप तुम लोगों ने वही फॉलो किया, उसके वजह से तुम्हें ये इतने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स मिले. And one more thing is कि there is a English proverb नहीं, I don't know, कहावत है इंग्लिश में कि when life gives you lemons, squeeze them and make lemonade. तो तुम लोगों ने जो भी प्रिपेयर किया था, obviously the paper was something completely different which you weren't expecting, but still you made the best out of it and you got these amazing scores despite the difficulties. And that is what actually the chartered accountancy course tests you on. मैं हर बार बोलता हूँ क्लास में at the cost of reputation कि your test is not against any examiner against ICI. The test is going to be against time and against your own anxiety. Yes. So maintaining a cool in that examination hall is where you actually won, I think. And what do you think? How should other people, your juniors and other people who are watching this, actually take inspiration from you? कि भाई कुछ भी हो गया, शांत रहना है, just one step ahead of the other, and then नैया पार हो जाएगी. कुछ दो शब्द उसके बारे में. What you said is so true, that when life gives you lemons, it was a very lemon paper. So like when we saw the first मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना लेमन्स हाँ, लेमन्स प्रॉब्लम. subject integration. So, no, actually, so I feel like when all of us saw the first question, you were like, "Okay, we'll read this later." Second question was something. Then we read the third. Then we realized, ki, okay, this paper is some like
to be taken very seriously. I feel like if you maintain, you need to look at the paper, gauge how it is, and approach it in that way. If it is lengthy, you need to maintain speed from the very beginning, like the moment you get the pen in your hand. I feel like you need to adapt a lot in these exams. Maybe it will be a different paper in the next attempt, which will be the level. बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर केस स्टडी क्वेश्चन से एक्चुअली जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे दे वर सेवियर्स इन द एग्जाम। सो जिन लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चंस अच्छे किए ना वो लोग अच्छा स्कोर कर पाए। लाइक तुम सबने ऑलमोस्ट 70+ 60+ तुम सबने स्कोर किया है, 60-65 के आगे सब तुम लोग हो लॉ में। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि लॉ के लिए जनरली ये बोला जाता है कि तुमने जो इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज है एज इट इज रिप्रोड्यूस करनी चाहिए, प्रोविजंस एज इट इज लिखने चाहिए, सेक्शन नंबर्स कोट करने चाहिए, केस लॉस कोट करने चाहिए। तो तुमने इतने अच्छे मार्क्स लाए इतने डिफिकल्ट पेपर में, तो ऑब्वियसली तुमने कुछ तो किया होगा जो बाकी लोगों के लिए, तुम्हारे जूनियर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्या तुमने एज इट इज लिखा, एज इट इज सेक्शन नंबर्स लिखे, एज इट इज केस लॉस लिखे, क्या क्या अप्रोच था? तो स्पेशली मुझे तो सेक्शन नंबर्स याद नहीं रहते और एज इट इज़ लैंग्वेज तो बिल्कुल भी नहीं याद रहती। तो ये जो एज इट इज़ लैंग्वेज तो कम्प्लीटली एक मिथ है कि बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने खुद अपने खुद के वर्ड्स में सब कुछ लिखा है। एंड सेक्शन नंबर तो बिल्कुल भी लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है एज अ फाउंडेशन। सेक्शन नंबर का इतना आई बिलीव टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एंड खुद के वर्ड्स में भी यू कैन राइट, अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। I feel the same, that I have not written any section number anywhere in the paper, and the provisions, like whatever I remembered, only the keywords I feel are important. Otherwise, the rest of the language is not really possible to learn. So I don't think anyone needs to take stress of the exact language copying or anything of that sort. रट्टा मारना इतना नहीं पड़ता है honestly, क्योंकि अगर आप keywords भी अच्छे से conceptually अगर clear हो तो keywords आ जाएंगे, and keywords आ गए तो मार्क्स आ सकते हैं. तर मला ऑनेस्टली सेक्शन नंबर लक्षात राहत होते. सो मी बऱ्याच ठिकाणी सेक्शन नंबर्स लिहून आलोय आणि मी पण कीवर्ड्स लक्षात ठेवण्यावरच फोकस केला होता. क्लासमध्ये एकदा कन्सेप्ट क्लिअर झाले की ह्या प्रोव्हिजनमध्ये काय एक्सप्लेन करायचं त्यांना, ते क्लिअर झालं की तुम्ही तुमच्या वर्ड्समध्ये जर का मीनिंग चेंज होत नाही तर प्रोव्हिजनचं काही प्रॉब्लेम नाही आहे, तुम्हाला मार्क्स मिळून जातो. वयासारखंच झालं. म्हणजे मला असं वाटत होतं मध्यंतरी की लोकांकडनं समजायचं की एक्झॅक्ट वर्ड, एक्झॅक्ट वर्ड, एक्झॅक्ट वर्ड म्हटलं घाबरलो. आपल्या वेळेला आपले दोघांचे कॉमन सर होते. त्यांनी आपल्याला सांगितलं होतं की मला तर सांगितलं होतं टिप म्हणजे की मी अजिबात चुकीचे सेक्शन नंबर अगदी फुल कॉन्फिडन्सने लिहायचो. तर त्यांनी ते पेपर चेक करायला सांगितलं होतं, कारण की तू एक काम कर, तू प्लीज सेक्शन नंबर लिहूच नकोस कुठेही. तुला माहिती असेल, आठवत असेल तरी लिहू नकोस. कारण असं होईल मग ते वन आन्सर यू रायटिंग द सेक्शन नंबर, द सेकंड यू नॉट रायटिंग इट, सो इट्स व्हेरी ऑब्वियस की तुला आठवत नाही. त्यापेक्षा काय कुठंच लिहू नकोस. आणि जे काही जिस्ट आहे ते लिही आणि त्यांनी तुम्हाला मार्क मिळून जातील. मी काय काठावरच होतो मी लॉमध्ये, दॅट्स अ डिफरंट स्टोरी ऑल टुगेदर. पण जास्त इम्पॉर्टंट आहे की तुम्ही करेक्ट लिहिणं जास्त महत्वाचं आहे. करेक्ट करेक्ट आणि जर येत नसेल तर ते चुकीचं लिहिण्यात काहीच पॉईंट नाही. करेक्ट करेक्ट. नेक्स्ट जे लॉ बद्दल मी तुम्हाला आणखीन विचारेत की तुमने प्रैक्टिस कैसे की? मॉड्यूल रेफर किया या अपनी क्वेश्चन बैंक रेफर की, या एग्जैक्टली कितने बार तुमने रिवाइज किया? ये भी मेरा क्वेश्चन रहेगा. सर लॉसाठी मी केस स्टडीसाठी तर क्वेश्चन बँकच रेफर केली होती आणि डायरेक्ट क्वेश्चनसाठी मॉड्यूल वाचायचो. कारण की मॉड्यूलमध्ये डायरेक्ट क्वेश्चनचे जे प्रोव्हिजन्स वगैरे होते ते व्यवस्थित थोडं लिहून दिलेले असायचे आणि मॉड्यूलमध्ये केस स्टडीज एवढे खूप कमीच आहे. म्हणजे त्यासाठी आपली क्वेश्चन बँक तुम्ही जी दिली होती तीच रेफर केली होती. I feel the same, that both module and question bank are a good, awesome combo, because the question bank helped me understand what the ICI's approach is, because you had compiled all the questions available from ICI for law. I feel like that helped a lot. After you go through it, you realize that what angle is ICI approaching this subject. So you sort of try to at least predict ki what will our questions be. So it gets a very good algorithm sort of thing. And the module, of course, I feel like it is very important to read it. So twice is enough, I guess. 2 times the charm. Yeah. आई बिलीव कि लॉ में हर एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है. सो बेसिकली आपने जो क्वेश्चन बैंक दिया था उससे जो भी आंसर्स है, जो मेन प्रोविजंस है, उतना याद रखोगे तो मतलब अभी भी मैंने कुछ चैप्टर्स की बहुत सारी चीज़ें लर्न नहीं करी जो आई फेल्ट विच इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि याद नहीं हो रही थी सिंपल. एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो लर्न कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक के आंसर्स देख के, एंड देन उसमें से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें लर्न कर सकते हैं. आई बिलीव वो एक अच्छे खासे स्कोर तक तुमको पहुंचा सकता है.
एंड वन अगेन इज कि रीड करना पड़ेगा रेगुलरली, मतलब एक बार को अकाउंट्स, इको एंड मैथ्स तुम थोड़ा छोड़ सकते हो 1-2 हफ्ते के लिए, यू कांट, बट देन लॉ कंपलसरी है कि हर दिन रीड करना पड़ेगा, वरना इट्स वेरी फॉरगेटेबल, मतलब continuous revision. कंटिन्यूस रिवीजन नेसेसरी फॉर लॉ, स्पेशली फॉर लॉ, अकाउंट्स, इको, मैथ्स, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक बार आने के बाद देन यू कैन सिंपली 1-2 हफ्ते के बाद तुम फटाफट डिवाइस ब्रश अप कर सकते हो, लॉ को रीड करना पड़ेगा। This subject is demanding. यस, वेरी मच। मतलब जितना टीचर्स को करना पड़ता है उस ऑलमोस्ट उतना ही Students. स्टूडेंट्स को भी करना पड़ता है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मैं बोलता हूँ जनरल क्लास में मैंने बोलता था प्यार अपने आप होता है, बट लॉ करना पड़ता है. That's a good one. बट एक सब ने एक अच्छी चीज बोली कि सर मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए समझना Correct, correct, कि मॉड्यूल को ऑप्शन नहीं है लॉ एंड इकोनॉमिक्स के लिए. correct, correct. मतलब वो तो उन्होंने देखना ही चाहिए, कोई कुछ भी बोले. क्लास के नोट्स डेफिनेटली विल हेल्प यू, मैं उसमें कभी हमने बनाए तो हम नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली, तुम लोग भी एग्री करोगे, बट मॉड्यूल जो इंस्टीट्यूट ने देना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. That is the holy grail. Yeah. वहाँ से ही तो सब बेसिकली Yeah, obviously, पूछने yeah. वाले हैं, तो इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. जूनियर्स के लिए क्या मैसेज करोगे, क्योंकि क्या है फर्क करो यार पण. सो स्टार्ट. सो लास्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस. जूनियर्स के लिए क्या मैसेज दोगे, क्योंकि बहुत सारे तुम्हारे जूनियर्स तुमसे इंस्पायर होके ये रील वगैरह देख के, ये इंटरव्यू देख के खुद भी अपने लाइफ में कुछ करना शुरू करेंगे, तो उनको क्या एडवाइस दोगे तुम, माही? I feel that all of my juniors, I would like to say one thing that I would live by is that Rome wasn't built in a day, but the bricks were laid every hour. Consistency is the key to whatever you want. Be consistent, listen to what your teachers say, look at all the available resources, and be true to yourself. That's it. Thank you. ईशान तू काय सांगशील? मी एवढं सांगेन की तुम्हाला जेवढं लवकर पॉसिबल आहे तेवढं लवकर स्टार्ट करा. जे आधीपासून जे बेसिक्स क्लिअर झाले, जे पाया पक्का झाला आहे, त्याने पुढे खूप फायदा झाला आहे. एकातून कॅम्पने मला हेच शिकवलं आहे. और भव्य या यार, आप क्या कहेंगे? सो मैं बोलूँगा कि इवन द सिक्योर्ड रैंक, बट आई वुड हाईली रिकमेंड डोंट रन बिहाइंड रैंक, रन बिहाइंड एक्सीलेंस, जैसा बाबा रणछोड़ दास ने कहा था. रुको रुको रुको, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना भूल गया वो था कि यहाँ पे अच्छे मार्क्स लाने पे प्रणव सर गिफ्ट भी देते हैं. जैसे कि मुझे एक सैमसंग का लैपटॉप दिया है, माही को आईपैड दिया है, एंड ईशान ने अभी तक कोई डिमांड नहीं किया, पर उसने राइट, ही हैज़ बुक्ड इज राइट. मैंने एक ऑफर देके रखी थी कि 351 मार्क्स में 351 मार्क्स और अब तुमको आए तो तुमको मेरी तरफ से आईफोन आ गया. अभी भाई साहब ने पूरे के पूरे लाए नहीं मार्क्स, बट हमारा एआर आ गया इस खुशी में, एंड माही मैडम का 1 मार्क्स से एआर रह गया. इस खुशी में इन दोनों को तो मैंने अच्छे से गिफ्ट दे दिया है. बहुत अच्छे से किया है. ज़्यादा इतना कि ज़्यादा ही दे दिया है बहुत. इतना कि उन्होंने उनके घर पे और मैंने मेरे घर पे बहुत सारा गालियां भी खाई है, बट फिर भी देखो, अच्छा तुम काम करोगे, अच्छा मेहनत करोगे, अच्छा रिजल्ट लाओगे, डेफिनेटली सब लोग तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे. दिस इज माय वे ऑफ अप्रिशिएटिंग द किड्स. 98 95, तो इट्स माय पर्सनल वे ऑफ थैंकिंग द किड्स कि तुमने अच्छा मैंने जो सिखाया वो उन्होंने रिसीव भी करना चाहिए, रिसीव करने के बाद अप्लाई भी करना चाहिए, एंड उसके हिसाब से एप्लीकेशन के बाद अच्छे रिजल्ट भी लेके आने चाहिए. तो इट्स माय वे ऑफ माय टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर दैट. थैंक यू वेरी मच सर फॉर Thank दिस you. व्हाटएवर यू हैव गिवन अस. Bhavya, Mahi, Ishan, thank you so much for sharing your journeys with us today. Your results speak for themselves, but listening to your stories actually makes it very special for us as teachers. 3 different journeys: 11 to foundation, 12 to foundation, and foundation alone. All the 3 converging into outstanding results. That's the power of right guidance at right time. So, to every student watching this, join Ekathon Camp now for outstanding success in CA Foundation 11th and 12th. We're waiting for you. Call us now. Let's write your success story next.